तो रेगुलेटिंग एक्ट के एडवांटेजेस, जिसमें ये तो एक्ट सबसे पहला कि ये रिटन में था, यानी लिखित संविधान की स्थापना की गई। उस समय तक भारत में जो कंपनी के अधीन जो प्रदेश थे उसकी शासन व्यवस्था का कोई निश्चित रूप नहीं था। उसके जो नौकर थे वो मनमाने ढंग से शासन करते थे कंपनी के। यहाँ पर मैं कंपनी की बात कर रही हूँ। इस अधिनियम के द्वारा एक रिटन प्रोविजन या रिटन संविधान स्थापित करके ये प्रयत्न किया गया कि कौन क्या करेगा। सेकंड की जो कहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री थी या गृह सरकार थे, उसके दोषों का निराकरण भी किया गया। कंपनी की गृह सरकार के संगठन में जो दोष थे उन्हें दूर किया गया, और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते थे उनकी जो राइट्स थे उनको इंक्रीज किए गए और कुछ कंट्रोल भी किए गए, और उनकी संख्या जो कम थी और यहाँ वहाँ जो अलग अलग थी उनको इकट्ठा कर दिया गया। फिर डायरेक्टर्स के जो कार्यकाल थे या जो वर्किंग ईयर था, जो टाइम था, उनको बढ़ा दिया गया। फिर कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की बात करते हैं तो जो कंपनी थी उस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। कंपनी के मामलों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया और वह भी महत्वपूर्ण था। अब कंपनी को अपने सैनिक और असैनिक और रेवेन्यू से संबंधित जो भी मैटर होते थे उसकी पूरी जानकारी इंग्लैंड की सरकार के समक्ष रखनी पड़ेगी, ये इस अधिनियम में कहा गया। फिर कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट करने का अधिकार या उनको अपॉइंट करने पर इंग्लैंड की सरकार का नियंत्रण हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब कंपनी के लिए जो भी अधिकारी स्थापित होंगे भारत में या जो उनके उपनिवेश में, उसको कौन स्थापित करेगा? और इंग्लैंड की सरकार या इंग्लैंड के क्राउन के द्वारा किया जाएगा। और नेक्स्ट, परिषद की व्यवस्था, एक काउंसिल सिस्टम बनाया गया जिसमें कि गवर्नर जनरल को स्वेच्छाचारी बनने से रोकने के लिए परिषद का प्रावधान किया गया। फिर इंग्लैंड की संसद का कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पर भी नियंत्रण या कंट्रोल रखा गया इस एक्ट के द्वारा। अब कंपनी के द्वारा जो भी भारत में विजित प्रदेश होते थे उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी वो कंपनी अपने अंदर करती थी, लेकिन अब इंग्लैंड की संसद ने वो एक स्पष्ट कर दिया कि उसे कंपनी के प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार होगा। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और सिस्टम था उसको केंद्रीकृत करने की दिशा में कार्य किया गया। अब गवर्नर जनरल और परिषद को भारतीय नरेशों से युद्ध और संधि के मामलों में बम्बई और मद्रास की सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करने की बात भी इसमें कही गई। ये इसके जो एडवांटेज थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के कि भाई एक तो पहला ये लिखित में कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल थे उनके क्या राइट्स होंगे, जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं उनके क्या राइट्स होंगे, और जो भी काम होगा कंपनी जो कुछ भी करेगी वो उस पर किसका कंट्रोल होगा, उस पर इंग्लैंड की सरकार का कंट्रोल होगा। फिर जो यहाँ पर जो उनकी होम मिनिस्ट्री या जो गृह सरकार के संगठन से जो थे उनके दोष को भी दूर किया गया, और जो इनके डायरेक्टर थे उनके जो वर्किंग ईयर या जो कार्यकाल था उनको बढ़ा दिया गया। कंपनी पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट का नियंत्रण रख दिया गया। बड़े बड़े अधिकारियों के नियुक्ति के लिए भी इंग्लैंड की सरकार ने अपने आप में उसको अपने राइट्स में ले लिया उसको। फिर इंग्लैंड की संसद का कंपनी के प्रशासनिक मामलों पर भी नियंत्रण हो गया। तो स्टूडेंट आपको समझ आया कि ये कुछ जो 5-6 पॉइंट्स थे। पहला कि लिखित संविधान, गृह सरकार के दोषों का निराकरण, और जो डायरेक्टर्स थे उनके काम के समय पीरियड को बढ़ा दिया गया। कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार का अधिकार हो गया या नियंत्रण हो गया। कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति इंग्लैंड की सरकार करेगी और एक परिषद की व्यवस्था की गई।
और साथ में इंग्लैंड की संसद ने यह भी तय कर दिया कि जो कंपनी के प्रशासनिक मैटर्स हैं उस पर इंग्लैंड की सरकार का ही कंट्रोल होगा। तो ये इसके एडवांटेज थे रेगुलेटिंग एक्ट के कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में किसी भी प्रकार का शोषण या किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार करने और जो भी वो मनमाने कार्य कर रही है उसे ना करे, और जो भी कुछ करती है उसका पूरा का पूरा कहना चाहिए रिपोर्ट इंग्लैंड की सरकार के समक्ष रखनी होगी। Now I am telling you डिसएडवांटेज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट के दोस्त। तो उसमें सबसे पहली बात है कि कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण का अभाव। इंग्लैंड की सरकार ने ये जरूर कहा कि कंपनी पर पूरा प्रभाव रखा जाएगा या पूरा कंट्रोल रखा जाएगा, लेकिन इंग्लैंड की संसद का जो नियंत्रण था वो स्थापित तो कर दिया गया कंपनी पर उसको प्रभावकारी या इम्प्रेसिव बनाने के कोई उपाय नहीं किए गए, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार इंग्लैंड में काम कर रही थी, वो अपने मैटरों पर ही व्यस्त थी। तो वो इंडिया में कंपनी क्या कर रही है इस पर कोई ज़्यादा ठोस कार्य नहीं किया गया। फिर डायरेक्टरों को सरकार के समक्ष कंपनी के जो कहना चाहिए सैनिक और असैनिक और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे उनकी रिपोर्ट देनी पड़ती थी। उन रिपोर्टों की जांच करने के लिए कंपनी के जो भी काम होते थे उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई इंग्लैंड की सरकार ने सिस्टमैटिक काम नहीं किया। तो ये इसका दोस्त था कि इंग्लैंड की सरकार ने कहा था कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा, पर कहा भर गया था, पर उसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की गई। फिर गवर्नर की संवैधानिक स्थिति असंतोषजनक थी। अब जो गवर्नर जनरल यहाँ पर नियुक्त किया गया था, जिससे मैंने बताया कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो उसके लिए जो राइट्स थे या उसकी जो सिचुएशन थी, उसकी जो कंडीशन थी वो डिसाइड नहीं की गई थी। उसकी परिषद में निर्णय बहुमत से लिए जाने की बात कही थी। उसे केवल समान विभाजन के अवसर पर ही निर्णायक मत देने का अधिकार था, और इस प्रावधान के कारण जो गवर्नर जनरल था उसके जो राइट्स थे वो ना के बराबर थे। तो गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा शक्तिहीन बना दिया गया। उसे कई बार परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेना होता था, तो वो इस कारण से निर्णय नहीं ले पाता था, क्योंकि उसके लिए अन्य सदस्यों की अनुमति भी आवश्यक होती थी। नेक्स्ट इज मद्रास तथा बम्बई की सरकारों पर गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण का अभाव था। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा, जो पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई की अलग अलग थी, लेकिन अब मद्रास बम्बई की सरकारों पर भी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके नियंत्रण की बात की गई। लेकिन यहाँ पर जो उसके लिए जो राइट्स दिए गए थे वो उसको फॉलो करने का या उसके इम्प्लीमेंट का कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई, और उसके लिए एक परिषद बनाई गई। तो कई बार जब इमरजेंसी आती थी तो उसे स्वविवेक से अपने आप से ही निर्णय लेने होते थे। इसके लिए भी उसे कोई कहना चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइट नहीं दिए गए। फिर गवर्नर जनरल एवं परिषद के सर्वोच्च न्यायालय से संबंध भी असंतोषजनक थे, क्योंकि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एक कोर्ट की स्थापना की गई थी यहाँ पर। तो गवर्नर जनरल और परिषद और कोर्ट के संबंध स्पष्ट नहीं किए गए कि किसके बीच में क्या रिलेशन होगा, किसके क्या राइट्स होंगे, कोर्ट को क्या करना है, न्यायालय क्या करेगा, या गवर्नर जनरल क्या करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, और परिषद के जो मेंबर्स थे वो उनके क्या राइट्स होंगे, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किए गए थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट नहीं किया गया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया। कई बार जो कोर्ट था वो गवर्नर जनरल और परिषद के निर्णय के विरोध में चला जाता था, और जिसके कारण से दोनों में भारी आपस में तनाव हो जाता था या दोनों में डिस्टरबेंस होता था। दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल से काम नहीं कर पाते थे।
तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट को हम अगर सारांशता माने तो ये एक्ट ब्रिटिश सरकार ने या इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया था या यह एक्ट लागू किया था। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इसे पढ़ें, सुनें और देखें। यदि किसी और टॉपिक पर आपको कुछ जानकारी लेना है तो प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू।